हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ यूबीएस बाइज क्रेडिट स्विस टू होल्ड द बैंकिंग क्राइसिस। अब देखिए, आपको देखने को मिल रहा है कि बाय एंड बाय अगर हम सिलिकॉन वैली बैंक की बात करते हैं, उसके बाद आपको 2 या 3 मेजर बड़े बैंक्स जो आपको यूएस में देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर भी क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अब जो एपी सेंटर है वो शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स यूरोप। सबसे पहले आपको क्रेडिट स्विस देखने को मिला था। अब इसके बैंकिंग क्राइसिस को हॉल्ट करने के लिए यूबीएस, जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, उसने इंटरवीन किया है एंड इट बाइज क्रेडिट स्विस बैंक। सो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बैंकिंग क्राइसिस हो ही क्यों रहा है, क्या ऐसे स्टेप्स रहे हैं, इंटरवेंशन रही है ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज द गवर्नमेंट, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मनी फ्लश इन किया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई है। अब उस इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे करके अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है। अब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको देखने को मिलेगा जब वो मनी फ्लश इन था, अब वो फ्लश आउट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको बैंकिंग फेलियर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर हम निटी ग्रिटीज जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस है वो क्यों हो रहा है, ओवरऑल इंडिया पे आपको इफेक्ट होता हुआ क्या दिखेगा, और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो भी बैंकिंग गवर्नर्स हैं वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों था। सो स्विट्जरलैंड का बिगेस्ट बैंक, दैट इज द यूबीएस, हैज़ अग्रीड टू बाय इट्स एलिंग राइवल क्रेडिट स्विस एंड एन इमरजेंसी रेस्क्यू डील। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए, ट्रस्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, जब से सिलिकॉन वैली बैंक डूबा है उसके बाद जो ट्रस्ट है वो एक्चुअली में कम हो गया है। अब जब जो आपके सिटीजन्स हैं उनका ट्रस्ट कम हो गया है बैंकिंग सिस्टम में, तो उसकी वजह से आपको बैंक रन जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर भी यही किया गया था। जब क्रेडिट स्विस को बेल आउट करने की कोशिश की गई थी तो दैट बेल आउट वॉज नॉट इनफ, राइट। अब वो इनफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बैंक रन की सिचुएशन आ गई थी। तो यहाँ पर मंडे को ही यूबीएस, जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, उन्होंने ऐसी कोशिश करी है कि हम क्रेडिट स्विस को बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेन एम क्या है, टू सिक्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट द स्विस इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमी फेलियर की तरफ बढ़ रही है, रिसेशन और डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है, वो ना बढ़े, और यहाँ पर यूबीएस जो सबसे बड़ा बैंक है स्विट्जरलैंड का, उन्होंने अपने राइवल को बाय कर लिया है। अब इस डील में देख लेते हैं क्या हुआ है। सो यूबीएस इज पेइंग अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन स्विस फ्रैंक्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $3.25 फॉर क्रेडिट स्विस, about 60% less than the bank was worth when markets closed on Friday. अब ये एक्चुअली में जो डील रही है वो किसके लिए बेनिफिशियल रही है, यूबीएस के लिए बेनिफिशियल रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट बॉट 60% लेस दैन द बैंक वॉज वर्थ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर घाटे में किसको बाय किया गया है, क्रेडिट स्विस बैंक को बाय किया गया। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट स्विस के शेयर होल्डर्स जो हैं will be largely wiped out. They will be wiped out, receiving just 1 UBS share for 22.5 Credit Suisse Bank share they own. अब यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा घाटा होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअली में क्रेडिट स्विस के शेयर होल्डर्स थे उनको हर 22.5 क्रेडिट स्विस के लिए, 22.5 क्रेडिट स्विस के लिए उनको क्या मिलेगा, एक किसका शेयर, यूबीएस का शेयर। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको अगेन डिसएडवांटेज देखने को मिला है, राइट। सो यहाँ पर हम क्रेडिट स्विस की बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज extraordinarily the deal will not need the approval of shareholders after the Swiss government agreed to change the law so that it can be completed rapidly. अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर मर्जर कर लें कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्विस गवर्नमेंट हैज़ अग्रीड टू चेंज द लॉ, जिससे कि ये जो मर्जर है वो जल्दी जल्दी रैपिडली हो सके और जो ट्रस्ट लूज हुआ मार्केट में वो ट्रस्ट लूज ना हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डील।
अगर हम यहाँ पर क्रेडिट स्विस ग्रुप की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इनके जो शेयर के प्राइसेस हैं वो कितने ज़्यादा फॉल करते हुए दिख रहे हैं। सो आप अगर फरवरी 2023 की बात करते हो तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फॉल डाउन देखा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर यूबीएस ग्रुप की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं रैपिडली इंक्रीज हुआ है आफ्टर फरवरी 2023। सो अगेन यहाँ पर भी डिक्रीज देखने को मिला है, बट अगेन क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट खत्म हो गया था इसीलिए यहाँ पर यूबीएस के शेयर्स भी आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर वर्ल्ड पे ही आपको इफेक्ट होता हुआ दिखेगा। डन। अगर हम रीजंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रीजन क्या है, क्योंकि जो ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है या कस्टमर्स है वो आपको गिरता हुआ दिख रहा है। सो कॉन्फिडेंस कोलैप्स लास्ट वीक आफ्टर इट एक्नॉलेज्ड मटीरियल वीकनेस इन इट्स बुक कीपिंग एंड एज द डिमाइस ऑफ द सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक, जो कि आपको सबसे बड़े बैंक्स देखने को मिलते हैं यूएस में। अगर हम यहाँ पर बात करती है कि फियर हो गया है मार्केट में कि यहाँ पर बैंक फेलियर हो रहा है, तो इसीलिए आपको बैंक रन की सिचुएशन देखने को मिलती है। सो अगर हम शेयर्स की बात करते हैं तो इन दी 167 ईयर ओल्ड बैंक, अगर हम क्रेडिट स्विस बैंक की बात करते हैं, ये यूबीएस से भी पुराना बैंक है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनकी शेयर्स की, इट हैज़ फेल 25% ओवर द वीक, मनी पोर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड्स it manages, and at one point account holders were withdrawing deposits of more than 10 billion per day. सो यहाँ पर जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो बैंक रन की सिचुएशन आएगी, तो जितने भी लोगों ने वहाँ पर अपना मनी डिपॉजिट कर रखा है वो अपना मनी निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी वही किया गया है, दे हैव विड्रॉड द डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 10 बिलियन पर डे। इसी की वजह से आपको देखने को मिला है कि जो यूबीएस है उन्होंने यहाँ पर टेक ओवर किया है, दैट इज ऑफ द क्रेडिट स्विस बैंक। डन। अब यहाँ पर यही था, जो इमरजेंसी टेक ओवर किया गया है वो क्यों किया गया है, क्योंकि फ्राइडे को आपको देखने को मिला है कि उनके जो शेयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, प्लस हर दिन 10 बिलियंस आपको देने पड़ रहे हैं क्रेडिट स्विस को, अपने डिपॉजिटर्स को देने पड़ रहे थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर मंडे को हम ये चीज़ नहीं करते, मर्जर नहीं करते, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको क्राइसिस देखने को मिल सकता था। अब यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं इन स्विट्जरलैंड, दे डिसाइडेड टू टेक ओवर दी क्रेडिट स्विस बैंक। अब हम यूबीएस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको ज़्यूरिख में देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की, तो 1862 टू 1998। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, दैट इज़ अगर हम यूबीएस के कैपिटल ओनरशिप देखते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड किंगडम का है। तभी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे फिर वो यूके गवर्नमेंट हो, यूएसए गवर्नमेंट हो या फिर स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट हो, इनके स्टेक होल्डर्स सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपको कैपिटल ओनरशिप देखने को मिलती है। प्लस स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने अपने लॉज ही चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या है, मर्जर बहुत जल्दी हो पाएगा। सो यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि यूबीएस विल बी टेकिंग ओवर दी क्रेडिट स्विस बैंक। अब अगर हम क्रेडिट स्विस बैंक की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी फॉर्मेशन ईयर 1856 है, जो कि एक्चुअली में यूबीएस से भी पहला है। तो 167 ईयर्स अगो ये फॉर्म हुआ था और इसके भी आपको हेडक्वार्टर्स ज़्यूरिख में ही देखने को मिलते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यूरिख इज दिस वे। सो यहाँ पर ही आपको दोनों के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। सो ग्लोबल हेडक्वार्टर्स ऑफ यूबीएस as well as Credit Suisse are just 300 yards apart in Zurich, but the bank's fortunes have been on very different paths recently. So Credit Suisse Bank आपको डूबता हुआ दिख रहा है, उसको बचाने के लिए कौन आया है, that is the UBS, right? So this is all about this. अब देख लेते हैं, there are two ways to look at these bank collapses. सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये बैंक्स डूब क्यों रहे हैं। देखिए, कोविड-19 से पहले अगर की बात अगर करते हैं तो उस टाइम भी यहाँ पर मनी को फ्लश इन करने की बात करी गई थी। फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन वैली बैंक का यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने हमारी सिलिकॉन वैली बैंक की जो फेलियर हुआ है उसकी वीडियो देखी है तो आपने वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द मनी उन्होंने किसको दे रखा था, स्टार्टअप्स को दे रखा था।
अब यहाँ पर स्टार्टअप कल्चर जो रिवाइव हुआ था, वहाँ पर उनको सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? पैसे की। और पैसा कौन प्रोवाइड करता है? या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी या बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर प्रोवाइडर्स कौन कौन है? दो, एक गवर्नमेंट और एक बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पर दोनों की ही लिबरल पॉलिसीज रही हैं। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम रखे गए थे, जिसकी वजह से ये जो स्टार्टअप्स हैं इन्होंने बहुत आसानी से पैसा लिया। यहाँ पर गवर्नमेंट को भी कोविड-19 में बहुत ज़्यादा मनी फ्लश इन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि डिमांड मेंटेन रहे। अब जब मनी इतना ज़्यादा फ्लश इन करा गया मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। अब पोस्ट कोविड-19 यहाँ पर जो डिमांड है उसको तो बढ़ा दिया आपने पैसा देके, लेकिन जो सप्लाई एंड है वो कम है। तो यहाँ पर आपको डिमांड एंड सप्लाई में जो मिसमैनेजमेंट देखने को मिली, उसी की वजह से ये बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, राइट। नंबर 1। नंबर 2, जब आपने गवर्नमेंट्स ने पैसा फ्लश इन करा, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम रखे, तो उसकी वजह से पैसा बहुत बढ़ गया। अब जब पैसा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगी। अब इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए धीरे धीरे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रही है। जब वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी तो ये जो एक्चुअली में पैसा स्टार्टअप्स के पास था वो उसको अब रीपे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बैंक फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। तो सिचुएशन यही है। अगर हम एक सिचुएशन की बात करते हैं, ये स्पेसिफिक्स ऑफ ईच बैंक है। व्हेन वन डज दैट, वन विल फाइंड दैट दीज बैंक्स या फिर उनकी जो मैनेजमेंट है, दे आर पेइंग द प्राइस ऑफ ईदर अंडरटेकिंग रिस्की बेट्स और इग्नोरिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है, आप यहाँ पर जो लोन दे रहे हैं वो आपका हाई रिस्क पे है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप्स को लोन दिया गया। अब जो स्टार्टअप्स हैं वो सर्वाइव भी कर सकते हैं और वो फॉल भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिस्की बेट्स लगा रखे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो अपने प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, अगर आपको हमारी क्रेडिट स्विस की वीडियो याद हो तो वहाँ पर हमने बेसल नॉर्म्स पढ़े थे। वो बेसल नॉर्म्स में अगेन प्रूडेंशियल नॉर्म्स को आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बैंक फेलियर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम सेकंड वे की बात करते हैं, टू लुक एट दीज कोलैप्सेस इज टू लुक एट दी मैक्रो पिक्चर। अगर हम मैक्रो पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लूज मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिली थी। इसका मतलब क्या है? बहुत सारा मनी फ्लश इन किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती हुई दिखी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। तो आपने प्रूडेंशियलिटी भी नहीं दिखाई, जिसमें आपको कुछ केसेस करप्शन और फ्रॉड के भी देखने को मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई? क्योंकि आपने लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन रखी। वो लॉन्गर ड्यूरेशन क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि कोविड-19 आ गया। अब कोविड-19 में गवर्नमेंट को पैसा फ्लश इन करना पड़ा, जिससे कि डिमांड बढ़ी रहे मार्केट में। अब वो डिमांड बढ़ाने के लिए उनको पैसा फ्लश इन करना पड़ा। अब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि यहाँ पर अब आपको जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी है अब उसको आपको टाइटन करना पड़ रहा है, जिससे कि आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर पाए। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो रहा है, right? So what is the US Fed and other central banks doing to arrest the contagion? अब प्रॉब्लम क्या है? जितने भी वर्ल्ड के हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, क्या टारगेट कर सकते हैं? एनी फाइनेंशियल सिस्टम रन्स ऑन ट्रस्ट। अब सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट बिल्ड करना। अभी फॉर द टाइमिंग जो भी कस्टमर्स हैं उनका ट्रस्ट इन बैंकिंग सिस्टम्स पे नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको बैंक रन जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। अब कोई भी बैंक इतना लिक्विड फंड्स नहीं रखते हैं कि वो बैंक रन की सिचुएशन को हैंडल कर पाए। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर जो बैंकिंग सिस्टम है वो आगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं रखेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। अब प्रॉफिट बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? ये जो डिपॉजिटर्स का मनी है दे हैव टू इन्वेस्ट समवेयर, चाहे फिर वो लोन दें, चाहे फिर वो डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स लें। जैसे कि हमने सिलिकॉन वैली बैंक में देखा था, उन्होंने अपने जो डिपॉजिटर्स के मनी हैं वो कहाँ पर लगा रखे थे? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बॉन्ड्स में।
अब वो बॉन्ड्स के जो रेट्स हैं वो क्रैश डाउन कर गए, जिसकी वजह से आपको सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स होता हुआ दिखा। सो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आर कॉट इन अ टफ स्पॉट। ऑन वन हैंड देयर प्राइमरी मैंडेट इज टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन बहुत हो रही है, इन्फ्लेशन को कट डाउन करना इनका पहली प्रायोरिटी है एंड रिस्टोर प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ बात करते हैं, दे आर फाइंडिंग दैट देयर शार्प मॉनेटरी टाइटनिंग इज इंक्रीजिंगली कैचिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल प्लेयर्स ऑफ गार्ड। अब इससे जब उनको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, इन्फ्लेशन कम करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको मॉनेटरी पॉलिसी अपनी टाइटन करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं तो ऐसा देखने को मिला है कि जो भी बैंकिंग है वो आपको फेलियर होता हुआ दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर बहुत ही टफ सिचुएशन है फॉर दी सेंट्रल बैंक्स। नाउ व्हाट लाइज अहेड। सो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, बिफोर द कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक मोस्ट ऑब्जर्वर्स एक्सपेक्टेड अराउंड अनदर 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन टारगेट करनी थी। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन कम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। जब ये सिलिकॉन वैली बैंक फेलियर नहीं हुआ था, उससे पहले यही जज किया जा रहा था कि इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए जो फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, जैसे ही उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना शुरू कर दिया है, उसके बाद के बाद एक बड़े बैंक्स आपको फेलियर होते हुए दिख रहे हैं, कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन बहुत ही टफ सिचुएशन है। इफ फेड पॉजेज इट्स फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इट मे वेल वर्सन द इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। अब अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाया जाएगा तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे होगी, विच विल इवेंचुअली हर्ट एंड डैमेज द मार्केट। सो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी टफ सिचुएशन में होल्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ उनको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, अगर वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं तो यहाँ पर बैंक कोलैप्स हो रहा है। तो दोनों ही ऐसे सिस्टम्स हैं जो एक्चुअली में मनी प्रोवाइड कर रहे हैं इनटू द मार्केट। सो यहाँ पर दोनों को ही बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज रहे, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली में बैंकिंग फेलियर क्यों हो रहा है, राइट। सो यहाँ से आपको क्लैरिटी होगी कि यूबीएस ने जो टेक ओवर किया है क्रेडिट स्विस का, वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस ये जो बैंक्स फेल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, राइट। अब हम एक एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑन इन्फ्लेशन। नंबर 1 है, राइजिंग इन्फ्लेशन इंडिकेट्स राइजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड इंडिकेट्स कंपैरेटिवली लोअर सप्लाई एंड हायर परचेजिंग कैपेसिटी अमंग द कंज्यूमर्स। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता है, बेसिक्स पता है, तो आप ये स्टेटमेंट को आसानी से डील कर पाएंगे। जब भी हम राइजिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में पैसा बहुत है। अगर पैसा बहुत है तो आपकी डिमांड है, लेकिन पीछे से जो सप्लाई है वो उतनी नहीं है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आपके पास हायर परचेजिंग कैपेसिटी है, लेकिन जो सप्लाई है वो लोअर है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, हायर इन्फ्लेशन सजेस्ट्स द प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल as it is generally considered as an inflation of higher demand in the economy. So यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स को दे हैव टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल्स। सो यू हैव टू आंसर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। कौन सी करेक्ट नहीं है? ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है बोथ 1 and 2, और इज इट डी नन ऑफ देम। अब देखिए इनकरेक्ट पूछा गया है तो दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या बन जाता है, दैट इज डी। अगर हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। जब भी आपको राइजिंग इन्फ्लेशन होता हुआ दिखेगा, इसका मतलब क्या है, परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो चुकी है, डिमांड ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए लोअर सप्लाई है। अब अगर हमें हायर इन्फ्लेशन जो है, क्योंकि वो डिमांड ज़्यादा क्रिएट कर रही है, तो जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे कि वो सप्लाई अपने इक्विवेलेंट कर पाएँ।
तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था तो यहाँ पर दो आंसर क्या हो जाता है, नन ऑफ देम, राइट। सो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि राइजिंग इन्फ्लेशन इंडिकेट्स राइजिंग एग्रीगेट डिमांड, जो कि कंपैरेटिवली लोअर सप्लाई रहती है। ऐसे ही अगर हम हायर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, क्योंकि हायर डिमांड है तो इट इज़ जनरली कंसिडर्ड कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने प्रोडक्शन लेवल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैंकिंग क्राइसिस जो कि आपको आजकल देखने को मिल रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।